गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर अप्लाइड मैकेनिक्स और इसमें आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है बल निकाय, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले होगा परिचय या फिर बोले तो इंट्रोडक्शन। तो देखिए यहाँ पर अप्लाइड मैकेनिक्स का परिचय क्या है। देखिए इसकी सीधी सी परिभाषा है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम किसी ठोस वस्तु पर बलों का अप्लाई करेंगे, बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। किसी ठोस वस्तु पर बल लगाया जाता है और उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं यांत्रिकी। ठीक है, और यांत्रिकी के नियमों को हम इंजीनियरिंग में उपयोग करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग यांत्रिकी। ठीक है, और यांत्रिकी के नियमों का उपयोग करना ही कहलाता है प्रयुक्त यांत्रिकी या फिर अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो यांत्रिकी के जो ये नियम है हम विज्ञान के बहुत सारे क्षेत्रों में उपयोग करते हैं, जैसे वस्तुओं को उठाने वाली मशीनों में, भार उठाने वाली मशीनों में, और बहुत सारी जो भी आपको आजकल जितनी मशीनें दिख रही हैं सब में यांत्रिकी के नियमों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। तो देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन साथ साथ में हम इसका क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। तो यांत्रिकी सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है यांत्रिकी, इसको इंग्लिश में मैकेनिक्स भी बोलते हैं, MECHANICS। यांत्रिकी और मैकेनिक्स एक ही मतलब है, आप इसको कंफ्यूज ना हो कि कहीं पे अगर यांत्रिकी लिखा गया तो आप मैकेनिक्स समझ रहे हैं, और मतलब दोनों का एक ही है। ठीक है, यांत्रिकी को दो भागों में बांटा गया है, स्थैतिकी मतलब जो वस्तु जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वो एक जगह पर रुकी हुई है, उस पर लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्थैतिकी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टैटिक्स। ठीक है, और अगर वस्तु गतिशील अवस्था में है तो उसको बोलते हैं गतिकी, इसको बोलते हैं डायनेमिक्स। अब देखिए गतिशील दो प्रकार से हो सकती है। यहां पर गतिशील वस्तु दो प्रकार से हो सकती है, वो कैसे हो सकती है देखिए यहां पर शुद्ध बल गतिकी, शुद्ध बल गतिकी मतलब अगर इसको इंग्लिश में काइनेटिक्स बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। देखिए अगर वस्तु पर बल लग रहा है और वो गतिशील अवस्था में है और वो जो बल लग रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, मतलब किसी प्रकार के दूसरे बलों को इसमें नेगलेक्ट करके किया जाता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण के कारण जो लग रहे बल, उसके अलावा हवा के जो प्रतिरोध बल है या घर्षण बल है, उन सभी बलों को यहाँ पर छोड़ते हुए चलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम शुद्ध बल गतिकी मतलब काइनेमेटिक्स। और अगर सभी बलों को इंक्लूड करते हुए चलते हैं तो उसको बोलते हैं बल गतिकी। ठीक है, इसको हम सिर्फ बल गतिकी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको काइनेटिक्स। और जब हम इंजीनियरिंग में यूज करते हैं तो हम सबसे ज्यादा इस बल गतिकी का उपयोग करते हैं, क्योंकि सभी के सभी बलों का हम उपयोग करते हुए चलते हैं, क्योंकि मशीनों के अंदर घर्षण बल भी होता है तो उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। चलते हुए वाहन पे हवा का प्रभाव पड़ता है, उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, है ना। चलते हुए रोड पर जो पहिया है और रोड के बीच में घर्षण लगता है, उसको भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इन सभी चीजों को देखते हुए हम जो टोटली स्टडी करते हैं वो बल गतिकी के अंदर ही करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब देखिए एक एक मैं परिभाषा बताता हूं आपको। स्थैतिकी स्टैटिक्स देखो क्या होता है, जब कोई पिंड या वस्तु बलों के प्रभाव द्वारा संतुलन अवस्था में या विराम अवस्था में रहती है तो इस स्थिति को स्थैतिकी कहते हैं। उदाहरण जैसे टेबल पर रखी हुई कोई किताब। गतिकी है जब कोई पिंड या वस्तु बलों के प्रभाव द्वारा गतिज अवस्था में रहती है तो इस स्थिति को गति स्थिति कहते हैं। जैसे घड़ी की कार्य प्रणाली लगातार एक जैसी चलती रहती है, कोई दूसरा बल नहीं लगता। और इसके दो भाग होते हैं, शुद्ध बल गतिकी जब कोई वस्तु प्राकृतिक बलों जैसे गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय बल द्वारा या धारा प्रवाह बल आदि के प्रभावों में गतिशील होती है तो इस बल को हम शुद्ध बल गतिकी कहते हैं। ठीक है, और बल गतिकी यदि प्राकृतिक बलों के साथ साथ कोई भारी बल भी इस वस्तु पर लगता है तो उसको बोलेंगे हम बल गतिकी, काइनेटिक्स। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, अब देखिए इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स का क्या महत्व और क्या आवश्यकता है। देखिए
एक इंजीनियर के लिए इंजीनियरिंग में यांत्रिकी या मैकेनिक्स को पढ़ने का बहुत ही अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इस विषय के ज्ञान से छात्र विभिन्न मशीनों तथा ज्यामितियों की विभिन्न प्रकार की डिजाइनों को बनाने में सक्षम होता है। अतः इंजीनियरिंग यांत्रिकी के विभिन्न नियमों को पढ़ना और समझना आवश्यक है, ताकि वाहनों की गति, प्रोजेक्टाइल, फ्रेम्ड संरचनाओं के अवयव इत्यादि पर लगने वाले बलों को ज्ञात कर डिजाइन को कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, अब हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे इसकी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में काम में आने वाली कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो देखिए क्या क्या चीजें होती हैं, इनके बारे में आपको जानना जरूरी है, और पूरी मैकेनिक्स के दौरान ये चीजें बदलने वाली नहीं है। तो सबसे पहले देखो हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो इसमें सबसे पहले द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान। देखिए क्या होता है, कोई वस्तु है उसमें निहित पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान बोलते हैं। यांत्रिकी में द्रव्यमान को अधिकतर हम कांस्टेंट ही मानते हैं, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, देखो द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या था कि द्रव्यमान नष्ट नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर यांत्रिकी में हम इसको निश्चित ही मानते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दोबारा सुन ले इसकी परिभाषा, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है, दूसरा देखिए कण, इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिकल। सिर्फ परिभाषा बताऊंगा क्या होती है। देखिए एक वस्तु जिसका द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित होता है कण कहलाता है। ठीक है, एक वस्तु जिसका पूरा द्रव्यमान एक बिंदु पर ही नियत होता है तो उसको बोलते हैं हम कण। इस परिभाषा में बॉडी की साइज को नगण्य और बॉडी की गति को असंगत माना जाता है। मतलब गति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसकी जो साइज है उसको हम बिल्कुल नगण्य मानते हैं। ठीक है, तीसरा है स्पेस, खाली जगह, स्थान। स्पेस, स्पेस का मतलब खाली जगह होती है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, यह बॉडी द्वारा घेरा गया ज्यामितीय क्षेत्र है जिसकी स्थिति को निर्देशांक सिस्टम के सापेक्ष लीनियर और एंगुलर माप के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम ग्राफ में इसको एक्स वाई जेड से हम इसको निरूपित कर सकते हैं, तो एक खाली जगह होती है जो बॉडी जगह घेरती है। ठीक है, चौथा है दृढ़ पिंड। चौथा पॉइंट हमारा दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड, सॉलिड बॉडी। देखिए क्या होता है, वह बॉडी जो बलों के प्रभाव में अपना आकार परिवर्तित नहीं करता, सॉलिड बॉडी कहलाती है। ठीक है, या दृढ़ पिंड कहलाता है। वास्तव में कोई भी दृढ़ पिंड नहीं होता, क्योंकि हम अगर हम बलों की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो धीरे धीरे कोई ना कोई वस्तु किसी न किसी बल की उस पर मात्रा पर जाकर तो डिफॉर्म हो ही जाती है। जैसे मान लो एक पत्थर है, हम उसके ऊपर अगर 10, 20, 50, 100 किलो वजन रखेंगे तो बिल्कुल कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब उसके ऊपर हम 20 टन वजन रखते हैं तो वो भी पिस जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, बलों की मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है कि बॉडी कितनी देर तक अपने आप को बिल्कुल बिना मतलब ऐसे कैसे अपने आप को बनाए रख सकती है। ठीक है, तो जैसे कार का पहिया है, अगर कार में 4 व्यक्ति बैठे हैं तो ज्यादा दबेगा नहीं, लेकिन अगर कार में 20 आदमी बैठा देंगे तो क्या होगा, कार का पहिया दब जाएगा। तो कार का पहिया देखने में सॉलिड लगता है, लेकिन सॉलिड इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, पूरी तरह सॉलिड कुछ भी नहीं है। बात करें 5वें पॉइंट की, लचीला पिंड, जिसको हम फ्लेक्सिबल बॉडी मानते हैं। लचीला पिंड, फ्लेक्सिबल बॉडी। देखिए क्या होता है, किसी बॉडी पर अगर हम बल लगाएं और बल के कारण बॉडी की साइज में परिवर्तन हो जाए तो उस बॉडी को हम बोलेंगे फ्लेक्सिबल बॉडी, है ना। और अगला पॉइंट है छठा, टाइम, समय। देखिए इसकी परिभाषा बहुत ही अलग है, समय। छठा पॉइंट है टाइम, इंग्लिश में इसको टाइम बोलते हैं। इसकी कोई परिभाषा
एग्जैक्ट परिभाषा नहीं होती है टाइम की, लेकिन देखो यहाँ पर क्या परिभाषा है, यह घटनाओं के अनुक्रम का माप है, यह गतिकी की मूलभूत राशि है, यह दो या दो से अधिक होने वाली घटनाओं से पहले, बाद में और होने वाली घटना के समय से संबंधित है। इसे स्थैतिक समस्याओं के विश्लेषण के लिए सीधे तौर पर शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये समय क्या है? समय एक कार्य को करने में उससे पहले की स्थिति और बाद की स्थिति के बीच का जो अनुक्रम है उसको हम समय बोलते हैं। जैसे हमने एक काम करना शुरू किया है ना, और काम करते करते हमको शाम हो गई, सुबह शुरू किया शाम हो गई, तो मतलब सुबह से शाम तक का जो अनुक्रम था, सूर्य यहाँ से यहाँ तक घूम कर आया, तो ये एक तरह से अनुक्रम हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे समय। सुबह शाम तक का मतलब क्या, 12 घंटे हम घड़ी के हिसाब से मानते हैं ना। तो हम ये लगा सकते हैं कि घड़ी की सुई एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने तक हमने ये काम पूरा कर लिया, मतलब वहां से वहां तक पहुंचने में उसने जो टाइम फिक्स कर रखा है कि 1 सेकंड इतने में लगता है, तो इतने सेकंड लग गए, है ना। तो ये होता है टाइम। और 7वां पॉइंट है कंटिन्यूटी, सातत्य, कॉन्टिन्यूम, CONTINUM। देखिए, किसी पदार्थ के अणु तथा परमाणु मुख्य घटक होते हैं। किसी पदार्थ के अणु तथा परमाणु मुख्य घटक होते हैं। किसी भी बॉडी के एक अणु तथा परमाणु पर बलों का विश्लेषण करना असंभव है। अतः पदार्थ अणु तथा परमाणु को एक समान वितरित मानकर पदार्थ का औसत व्यवहार मापा जाता है। पदार्थ वितरण की इस अवधारणा को सातत्य कहते हैं। यह दृढ़ पिंड तथा लचीले पिंड दोनों के लिए वैध है। ठीक है, इसका मतलब सीधी सी बात है, कोई बॉडी है उसमें किसी एक कण पर अगर हम बल को मानेंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि सारे बाकी कणों क्या होगा, तो हम सभी बॉडी को हम औसत मानकर उसका स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो अब हम देखते हैं अगला, अदिश एवं सदिश राशियां, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। अदिश एवं सदिश राशियां, अदिश एवं सदिश राशियां। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। देखिए, आप जानते हो बल क्या होता है। ठीक है, तो कोई वस्तु जिसके ऊपर कोई बल लग रहा है, ठीक है, और बल के साथ साथ में अगर उस वस्तु की दिशा भी हमें ज्ञात है, मतलब दो चीजें होती हैं। देखिए, अदिश और सदिश राशियों का हम निर्धारण कैसे करेंगे? पहले हम अदिश राशि देख लेते हैं। वे राशियां जिनके परिमाण द्वारा दर्शाया जाता है। ऐसी राशि जिनको हम परिमाण के द्वारा दर्शाया जाता है उनको हम अदिश राशि बोलते हैं। जैसे 1 किलोग्राम भार है, ठीक है, दिशा कोई पता नहीं, 1 किलोग्राम वजन हो गया। और दूसरा देखें, जैसे लंबाई, 1 मीटर लंबाई, कौन सी दिशा है कोई पता नहीं चल रहा, है ना। तो और इस तरह से बात करें, वजन की बात हो गई। और बात करें, एक व्यक्ति 6 फुट का है, मतलब उसकी लंबाई का पता लग गया, लेकिन दिशा कुछ पता नहीं है ना। तो जहां पर हमें दिशा ज्ञान नहीं होता, सिर्फ परिमाण से ही पता लग जाता है कि ये इतना है। जैसे 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध का मतलब क्या, हमको पता है कि 1 लीटर, उसका दिशा तो पता नहीं है किस दिशा में। तो ये तो हो गई अदिश राशियां। और ऐसी राशियां जिनका परिमाण के साथ साथ में दिशा का भी हमको पता लगता है। ठीक है, तो उन राशियों को बोलते हैं हम सदिश राशि। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बल, बल क्या होता है, F बराबर m ए होता है, F बराबर m ए। तो m तो क्या है, यहाँ पर मास है ना, अदिश राशि है। लेकिन a क्या है, त्वरण, एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर इससे हमें दिशा ज्ञान होता है त्वरण का। ठीक है, किस दिशा में ये वस्तु, ये बल किस दिशा में लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सदिश और अदिश राशि का आपको पता लग गया होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे पूछूं कि संवेग क्या है, अदिश राशि या सदिश राशि, तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर mv। m तो क्या हो गया अदिश राशि, और v क्या है, सदिश राशि। अगर हम किसी भी अदिश राशि के साथ में किसी सदिश राशि को गुणा कर देते हैं तो वहां पर हमको प्राप्त होती है एक सदिश राशि। ध्यान रखना इस चीज का।
ठीक है। तो चाहे एक भी सदिश राशि होगी, सभी राशियों के गुणनफल में, तो भी वो राशि हो जाएगी सदिश राशि। ठीक है, तो ये हो गया हमारे अदिश और सदिश राशि। अब हम पढ़ेंगे मात्रक मतलब यूनिट्स। अब हम बात करेंगे मात्रक की, यूनिट्स। देखिए, भौतिक राशि के नियत किए गए मान को जिस राशि से तुलना करके राशि का परिमाण ज्ञात किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक बाट है, जिसका एक बाट है, ठीक है, उसके बराबर हम चीनी तुलवा कर मार्केट से ले आते हैं। मतलब एक उस बाट का वजन 1 किलोग्राम है, तो हमारे पास में चीनी भी 1 किलोग्राम होगी, तो ये क्या हो गया, मात्रक हो गया। बाट जो था उससे तोल कर दे रहे हैं, तो वो एक मात्रक हो गया। इसी प्रकार से अगर हम कपड़े खरीद के लेके आते हैं, जैसे बिना सिले कपड़े खरीद लेके आते हैं, तो उनको कपड़े वाला एक बड़ी सी मीटर की माप होती है, उससे वो हमको माप कर देता है। इसका मतलब क्या है कि उसकी मीटर की लंबाई 1 मीटर है, तो वो उसका मात्रक हो गया। ठीक है, तो आप मात्रक समझ गए होंगे कि जिस राशि से हम किसी दूसरी राशि की तुलना करते हैं, तो जो जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो होता है उसका मात्रक। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक ऐसे होते हैं जिनको किसी दूसरी राशि से उत्पन्न नहीं किया जाता। ठीक है, वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं तथा जिन्हें किसी भी अन्य मात्रक से व्युत्पन्न या संबंधित नहीं किया जा सकता, मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे लंबाई, किसी से कोई रिलेशन नहीं है। भार, द्रव्यमान, वजन, किसी से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, समय, कोई किसी से रिलेशन नहीं है। तो जो 3 या 4 राशियां होती है, 3 राशियां होती हैं, ये क्या होती हैं, ये मूल मात्रक होते हैं। बाकी जो मात्रक होते हैं उनको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो पहला होता है मूल मात्रक, जो पूरी तरह स्वतंत्र होती है, और दूसरी है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक तो क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम इन मात्रकों की सहायता से हम डायरेक्ट नहीं माप सकते। उनको मापने के लिए हमें ये जो मूल मात्रक है, इनको 2 या 3 रूपों में इनको कंबाइंड यूज करना पड़ता है ना। तो जब हम बहुत सारी राशियों को कंबाइंड यूज करते हैं, तो वहां पर एक अलग ही मात्रक बन जाता है। तो जो अलग मात्रक बना है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक लड़का है, वो भाग रहा है ना, और 1 सेकंड में 10 मीटर भाग गया। 1 सेकंड में 10 मीटर भाग गया, तो मतलब मीटर क्या है, एक मूल मात्रक है, और सेकंड भी क्या है, मूल मात्रक है। 2 मूल मात्रकों का उपयोग करके हमने एक चीज को मापा है, एक बच्चे की गति को मापा है। तो वहां पर जो बच्चे का जो वेग था, है ना, उसका मात्रक क्या निकल गया, मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया, है ना। ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया क्योंकि हमने 2 मूल मात्रकों का उपयोग करके जो मात्रक बनाया है, वो मात्रक बन के आया, उसको बोलेगा मूल व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो यहां पर व्युत्पन्न मात्रक, देखो मूल मात्रक तो वैसे 7 होते हैं, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से होते हैं। द्रव्यमान, इसको किलोग्राम में मापते हैं, इसका चिन्ह होता है किलोग्राम। लंबाई, मीटर, एम, इसका चिन्ह होता है। समय, टाइम, सेकंड, ताप, केल्विन। विद्युत धारा, एम्पियर में मापते हैं इसको। और प्रदीपन तीव्रता मतलब ज्योति तीव्रता, इसको कैंडेला इसका मात्रक होता है, और CD इसका चिन्ह होता है। पदार्थ की मात्रा, इसको मोल में मापते हैं, MOL इसका चिन्ह होता है। इसके अलावा जो पूरक मात्रक होते हैं, पूरक मात्रक मतलब इनके अलावा 2 और ऐसे होते हैं जो इनसे रिलेशन नहीं रखते, जैसे ठोस कोण और तलीय कोण, है ना, रेडियन और स्टेरेडियन इसको मापते हैं। ये तो हो गए मूल मात्रक। इसके अलावा व्युत्पन्न मात्रक ये बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारे भौतिक विज्ञान के बहुत सारे फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। उन फॉर्मूलों की जो यूनिट होती है, पीछे मात्रक होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम अंतरराष्ट्रीय मात्रकों की जो विशेषताएं होती हैं वो अगले लेक्चर में देखेंगे। ये लेक्चर काफी बड़ा होता जा रहा है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।